नमस्कार दोस्तों, आईटीआई एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत हमने पिछली बार कठोरता पढ़ी थी। कठोरता का शॉर्ट फॉर्म अपन ने बना दिया था। आई होप आप सबको याद हो गया होगा। इसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो ये जल्दी से याद हो जाएगा और समय पर आपको काम आएगा। एक्चुअली सारी समस्या सिर्फ इस पर डिपेंड है कि आप जब क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव में कितनी तेज़ी से उस पर क्लिक करते हो। क्यों? क्योंकि टाइम की बाउंडेशन होती है। इसके बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं किस तरह से पेपर करना है। आगे भी इस विषय पे फिर से एक बार चर्चा करेंगे जब कोई नई एग्ज़ाम नियर अबाउट आएगी आपके, है ना? तो ये अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें। कठोरता के बाद में आप कल मैं आपको एक बार रफली बता चुका था टफनेस के बारे में, तो अगला गुण हमारा वही है। मैंने लिखा हुआ इसीलिए छोड़ा था इसमें ताकि आप लोग देख लें एक बार। मिटा देते हैं थोड़ा। और जो भी शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका एक पैटर्न डेवलप हो पढ़ाई का। बेसिकली क्या है कि हम तैयारी तो बहुत करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं आ पाते हैं। और परिणाम के लिए छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। वो कुछ चीज़ें आज मैं आपको समझाऊंगा उसमें कि ऐसा क्यों होता है, कहाँ कहाँ हम फंस रहे हैं या कहाँ हम अटक जाते हैं जहाँ हम ध्यान नहीं दे पाते। तो उसी को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। फिलहाल अपन अपने नेक्स्ट गुण की तरफ चलते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं हर चीज़ हिंदी में ही लिखूंगा। चिमड़पन उसके पीछे रीज़न है क्योंकि पेपर आपके बहुत शुद्ध हिंदी में आते हैं और जो अगली आपकी समस्या है वो है हिंदी। तो चिमड़पन या चिमड़ापन, है ना, इसी को टफनेस कहते हैं। ठीक है। और इसके बारे में अपन कल एक बार चर्चा कर चुके थे, फिर भी मैं इसको दोहरा देता हूँ क्योंकि कठोरता अपन ने पढ़ी थी। तो कठोरता में मैंने आपसे कहा कि हार्डनेस और टफनेस में सिर्फ इतना अंतर है कि हार्डनेस में कहीं ना कहीं भंगुरता का गुण होता है। ज़्यादा हार्ड चीज़ें टूटती जल्दी है। चीज़ें हार्ड क्यों होती है और कैसे उसमें हार्डनेस बढ़ाई जाती है, इसके ऊपर अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे। इसी क्रम में जब अपन आगे बढ़ेंगे, भट्टियों की तरफ जाएंगे, तब वो वीडियो बनेगा। उस समय आपको वो क्लियर होगा। ठीक है। अभी टफनेस की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे काम, मैं घरेलू बातों से ज़्यादा चलता हूँ क्योंकि समझ में उसमें ज़्यादा आएगा आपको, इसलिए घर की बाउंड्री को करने के लिए कई बार तार फेंसिंग की जाती है। ये जो तार फेंसिंग का मतलब है, इसमें तार लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि तार को तोड़ने के लिए उसको बार बार मोड़ते हैं। जो कमज़ोर होते हैं या लो माइल्ड स्टील के होते हैं, अति मृदु स्टील जो होता है उसके होते हैं, तो वो तो आसानी से टूट जाते हैं। 2-4 बार आप मोड़ोगे और फट से टूट जाते हैं। लेकिन जो अच्छे मेटल के होंगे, थोड़ा बहुत अच्छा मटेरियल से बनाया जाता है, तो आप बार-बार मोड़ोगे ना, वो अलग-अलग जगहों से मुड़ता जाएगा। उसकी जो शेप है ना वो बिगड़ती जाएगी, लेकिन वो टूटेगा नहीं। गर्म होता जाएगा और बहुत ज़्यादा हीट हो जाने के बाद, मतलब ऐसी हीट कि आपकी उँगलियों में गर्मी महसूस होगी, चिपकेगा वो, वहाँ जाके वो कहीं टूटेगा। लेकिन उसके पहले आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो यही बात हर उस मेटल पे लागू होती है जो मेटल बार-बार मोड़ने पर भी टूटता नहीं है। ठीक है ना? आप पत्रे भी होते हैं कई तरह के, हम लोग करते हैं। आजकल के बच्चे करते हैं, नहीं करते हैं, हमने पहले इस तरह के बहुत खेल किए हैं। उस समय इनोसेंट थे, समझते नहीं थे तो बात अलग थी। लेकिन अभी क्या, पढ़ लिखने के बाद में ये चीज़ समझ में आती है कि ये क्यों होता है। तो धातु की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि वो हर चीज़ को, हर तरह के स्टेज को सहन कर ले। आप कितनी बार भी मोड़ो, कितनी बार भी उसको सीधा करो, मोड़ो सीधा करो, मोड़ो सीधा करो, ऐंठन दो, है ना? लेकिन वो टूटे ना, तो वही वो उसको टफनेस कहते हैं। तो वो उस जिस भी धातु में आप जाओगे, जो भी धातु आप यूज़ कर रहे हो, उन धातुओं में टफनेस का एक महत्वपूर्ण गुण ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देखा होगा शेयरिंग एक अलग चीज़ है। शेयरिंग मीन्स कि आपने कैंची ली और उठा के काट दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन धातु को अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हो, उसके ऊपर हर तरह का बल दे रहे हो, फिर भी नहीं टूट रहा है, तो वो धातु खूब टफ कहलाएगी। ठीक है ना? तो टफनेस ये धातु का सबसे अच्छा गुण है। यही गुण होना चाहिए हर धातु में। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास में फिर मैं लिया, इसको ए भी लिखते हैं, कुछ लोग तो ए लिखते हैं।
मेलिएबिलिटी, ठीक है ना, मेलिएबल या मेलिएबिलिटी, जिस काम को हम कर रहे हैं वो मेलिएबल है और जो गुण है वो मेलिएबिलिटी है। ये बेसिकली ऐसा है कि हर धातु में होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। धातु को जब ठंडी अवस्था में हम ठोकते हैं, पीटते हैं, रोल करते हैं, है ना, और दबाव देते हैं तो वो चारों ओर से फैलना शुरू करता है। इसी गुण को हम मेलिबिलिटी कहते हैं। जैसे आपका एक आटा गूंद लो, आप आटे को आप मुट्ठी से दबाओगे तो वो जहाँ उसको जगह मिलेगी वहाँ फैलेगा। एक सिंपल सा गुण है, ठीक है ना। वही फॉर्मेट आपके मेटलों में भी लागू होता है कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि जिनको दबाने पर वो फैलते हैं। इसी गुण का इस्तेमाल करके हम चादर बना पाते हैं, पतली से पतली, ठीक है। हर धातु में ये अलग अलग होता है और यही वो बात है जो मैं पिछली बार आपको बोला था कि गोल्ड और प्लेटिनम और ये वो सब कुछ चीज है ना, किताबों का खेल है वो। कुछ किताबों में आपको अलग मिलेगा, कुछ किताबों में अलग मिलेगा। इसको समझने का सबसे सही तरीका है कि खुद से स्वतः से प्रयास करो, ढूंढो, मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, है ना। मैं आपको बता ही रहा हूँ हालांकि, लेकिन वही है ना कि खुद खोजो तो ज़्यादा चीज़ें आपको याद रह पाएगी। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखना। अभी अपन उसका क्रम लिखते हैं, इसको फिर से वैसे जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेलीबल का जो क्रम है वही अपन शॉर्ट ट्रिक में करेंगे, तो वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसको कहते हैं गैसा, एक वर्ड है ये, केटी, और प्लेजिन, ठीक है ना। सब वर्ड बनाने के लिए किया है, गैसा, केटी, प्लेजिन, ठीक है। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो वर्ड बनाने के लिए यूज़ की गई है, उनका कोई मीनिंग नहीं है, बाकियों का मीनिंग है। ये बेसिकली मेलेबिलिटी का क्रम दिखाता है कि सबसे ज़्यादा मेलेबल कौन है और सबसे कम मेलेबल कौन है, ठीक है। और मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि ठंडी अवस्था में ठोकने पीटने पर धातु का चारों ओर फैलाव, ठीक। अपन ये भी साबित करेंगे कि गोल्ड और प्लेटिनम में, क्योंकि मैं बार बार गोल्ड और प्लेटिनम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किताबों में, अभी की जो लेटेस्ट किताब है उनमें प्लेटिनम को सबसे ज़्यादा मेलेबल बताया गया है, लेकिन वो ऐसा है नहीं, उसके पीछे भी कारण है, ठीक। चलो पहले वर्ड से अपन चलते हैं। पहला है इसमें गोल्ड, ठीक है। ये ई हमने केवल और केवल, है ना, नाम के लिए बनाया है, सिर्फ वर्ड बनाने के लिए, तो इसको हटा देते हैं। एस से सिल्वर, यहाँ तक सभी को। तीसरा है फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, ये है कॉपर, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद अगर कहीं भी सी मिलता है तो सबसे पहले कॉपर ही आएगा वहाँ पर। इसको हटा देते हैं, है ना। T4, यहाँ लिखता हूँ दिखेगा। इसमें मैंने सिर्फ टी यूज़ किया है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, सिर्फ टी यूज़ किया है क्योंकि आई बचा है, इसको आप छोड़ मत देना, आई काम का है। इसमें आएगा आपका रॉट आयरन। अब रॉट आयरन के लिए डब्ल्यू यहाँ नहीं लिखा क्योंकि वर्ड बनेगा नहीं, उसको आप बोल नहीं पाओगे, प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, इस वजह से आई लिखा है वहाँ पे रॉट आयरन का, ठीक है। केवल आयरन से भी काम चल जाएगा। ये भी ध्यान रखो कि जहाँ केवल आयरन दिया गया है तो वो ऑब्वियसली रॉट आयरन ही है, ठीक है। यहाँ फिर चलते हैं अपन, यहाँ से हम पी उठाएंगे, ठीक है ना। अब ये है आपका प्लेटिनम, केवल और केवल पी से। यहाँ दोनों वर्ड को उठा लो या फिर इसको हटा दो, है ना। प्लेजिन हमने फिर से ई केवल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वर्ड बनाना था। L4 होता है हमारा लेड। फिर वैसे ही आगे जिंक, आई को हटा देंगे और लास्ट में बचेगा आपके पास में निकल, ठीक है। कोई भी चीज़ का फैलाव केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उसका संगठन किस तरह का है, ठीक है ना। जितना बाउंडेशन अच्छा होगा, क्योर होगा, पास पास होगा, सघन होगा, अच्छा होगा, उतना उसके फैलने की, क्योंकि बॉन्डिंग तभी सही होगी जब वो एक दूसरे के साथ में जुड़ते रहें और फैलते रहें। अगर बॉन्ड टूटने लगेंगे तो फिर उसमें दरारें आने लगेगी और धीरे धीरे करके वो टूट जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं ये बात बताऊंगा आपको कि गोल्ड और प्लेटिनम, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसको एक बार में आप समझ लो। गोल्ड ही एक ऐसी चीज है जिसकी थिनेस्ट
परत बनाई जा सकती है। आपने देखा होगा चांदी का बर्त और सोने का बर्त। आजकल सोने के बर्त नहीं यूज़ होते हैं, क्योंकि आपने है ना मिठाइयों में राजा महाराजा खाते थे पहले की सोने की बर्त वाली मिठाइयाँ। तो ये बेसिकली इसको क्या होता है कि लेदर का एक पाउच होता है, उसके अंदर आपने यूट्यूब वगैरह के कुछ वीडियोज़ में भी देखा होगा। तो उसमें सोने की आजकल सोने की बर्त तो बिल्कुल नहीं बनती, है ना? क्योंकि महँगा कितना है आप जानते हो इस बारे में। सिल्वर की ज़रूर बनती है, तो उसको भी देखा होगा आपने। तो वो लोग क्या करते हैं उसको फ़ोल्डर में रैप करके, है ना? चमड़े के लेदर में रख के और फिर उसको सागवान की लकड़ी का बार बना के उससे ठोकते हैं, तब तक पीटते हैं जब तक कि वो फैल ना जाए। और ऐसे करके वो 0.002 एमएम की परत बनाते हैं, ठीक है? जो बहुत पतली है, ठीक है? तो बहुत कम मात्रा में मतलब यूज़ होता है, मतलब बहुत कम मात्रा का छोटा-सा पीस लेके और उसको उससे वो इतनी पतली परत बना सकते हैं। उतना प्लेटिनम नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि सबसे ज़्यादा मैलेबल कौन है? सबसे ज़्यादा मैलेबल होता है गोल्ड, और प्लेटिनम का रास्ता 7वें नंबर पर है, ठीक है ना? तो ये भी नहीं कि गोल्ड के बाद प्लेटिनम आएगा। इनके मेल्टिंग पॉइंट से भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जितना देर तक मेल्ट होगा, उतना कम, है ना? उसकी उसकी जो परत होगी ना उतनी मोटी होगी। और वो तो संग सीधी-सी बात है, आप घर में आटा बनाते हो, तो आटे के ऊपर डिपेंड करता है आटा कैसा गूँधा गया है, उस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी पतली रोटी बना सकते हो। इसको समझना, है ना? ये समझने का खेल है पूरा। अगर आप समझ नहीं पाए तो आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से ये आता है। एक मैलिएबल होता है, उसके बाद में डक्टाइल होता है, ठीक है ना? तो डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी दोनों मिलते-जुलते गुणधर्म हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी, है ना, जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं। उसी के आधार पे आपको आंसर देने होते हैं, और एक एक नंबर का खेल होता है पूरा। लेकिन ये एक नंबर का खेल आपके जो पूरे पेपर में पॉइंट 2 का अंतर ला देता है। और जब मार्किंग होती है और ग्रेडिंग होती है, तो फिर ये पॉइंट 2 भी आपको फँसा सकता है कहीं पे। अभी टीओ का रिज़ल्ट आपने देखा होगा, पॉइंट 2 तक की मार्किंग हुई है ना? और पॉइंट 2 से भी लड़के रुक गए। पॉइंट 2 भी छोड़ो, पॉइंट 15 पे भी लड़के रुके, ठीक? तो ये एक समस्या है, इसलिए इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि जो चीज़ों को अच्छे से समझो, समझ के फिर आंसर दो। किताबी ज्ञान ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही वो वैसा हो, बहुत सारी किताबें अपने हिसाब से लिखी जाती हैं, लिखने वाले भी इंसान ही हैं, ठीक है ना? उन्होंने किस बेस पे लिखा है, क्वेश्चन पेपर किस बेस पे लिखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि आंसर बेसिकली इस बेस पे आता है कि किताबें मार्केट में जो चल रही है और पेपर बनाने के लिए जिस तरह की किताबों का यूज़ किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने भी पेपर देने के बाद ये देखा होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन किस तरह की किताब से आ रहे हैं, या किसी भी कंपनी ने या किसी संस्था ने अगर पेपर निकाला है, तो वो किस तरह से और किस तरीके से उन्होंने किस किताब का चयन करके या किस मतलब किस शिक्षण संस्थान का प्रयोग करके उन्होंने निकाला है, उस पर बेस्ड है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखो, है ना? कुछ चीज़ें अपने को भी सर्च करनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से भी चलो, तब जाके ये आंसर निकलते हैं। जो मेरा शैली है पढ़ाने की, उसके हिसाब से मैं बता दूँ आपको कि अपन पहले पूरा सर्च करते हैं, बच्चों को भी सर्च करवाते हैं, इन लोगों से करवाते हैं, लगातार प्रैक्टिस करवाते हैं, ढूँढवाते हैं खुद से ही। और ये चीज़ें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमें तभी याद रहेगी जब हम खुद से करेंगे। कोई बता दे, जैसे मैथ्स की भी अपन भी शॉर्ट ट्रिक करते हैं, आपने देखा होगा ना यूट्यूब वगैरह पे छोटे-छोटे वीडियो बना के डालते हैं और बोले चमत्कार, ये देखो मैजिक, मैजिक। बहुत सारे टेक्निक उसमें लगते ही नहीं है। 1-2 वीडियो में लग जाएँगे, 1-2 क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन वो करवा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में लगेंगे। अगले या उस टाइप के दूसरे क्वेश्चनों में आप करने जाओगे तो वो ट्रिक फेल हो जाएगी। मैं आपको वो ट्रिकें भी सिखा सकता हूँ, जो कहीं फेल नहीं होगी। अभी मैथ्स जब अपन करेंगे तब आपको इसमें 100% आपको समझ में आएगी मेरी बात को। ख़ैर अभी टाइम वेस्ट ना करके हम आगे बढ़ें। अगला काम है हमारा डक्टिलिटी। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इसमें पानी भी खत्म हो गया लग रहा है। हुँ, हे। नेक्स्ट है हमारा डक्टिलिटी।
ये लगभग टेनासिटी के आसपास का गुण है, तन्यता जिसको कहते हैं, और इसी वजह से तन्यता की जो इसकी जो हिंदी बनती है ना, वो तन्यता ही बनती है। तो इसलिए मैंने इसको डक्टिलिटी लिखा है, पहला तो ये है। सेकंड ये है कि देखो इसको भी क्या है, रोल और प्रेस करके, मतलब कोई भी मेटल को रोलिंग और प्रेसिंग के दौरान खींच-खींच के लंबे-लंबे या पतले-पतले तार बनाए जा सकते हैं। और जितनी महत्ता में, मतलब जितना वो खिंचाव सहन कर सकता है, उतनी महत्ता में उसको खींच के उसके तार बनाए जा सकते हैं। तो इसमें भी वही है कि कोई हर धातु उतना डक्टाइल नहीं होता है। डक्टाइल का मतलब होता है कंटिन्यूअस या सतत, लगातार आगे बढ़ते हुए, ठीक है? तो रोलिंग और प्रेसिंग के दौरान हम धातुओं के तार बनाते हैं बिना मोड़े और बिना टूटे। तो उसी मतलब धातु के इस गुण को डक्टिलिटी कहते हैं। ये परिभाषित तौर है, परिभाषित तौर पे अपन बता रहे हैं, जो इस किताबों की भाषा होती है वो, है ना? नॉर्मल भाषा में आप फिर से वही चलो कि आप आटा गूँधो और उसको, है ना, रोल करके कितना लंबा कर सकते हो आप। आप खुद ही समझ जाओगे कि उसमें कितना महीन तार हम बना सकते हैं। हर धातु में यही गुण होता है, मतलब उसके अंदर का जो संगठन होता है वो उसको फैलने पे या लंबा खींचने पर उतना मजबूर करता है। तो जितना स्टेज पर वो जा सकता है या जितना महीन से महीन या जितना पतले से पतला वो तार बना सकता है, वो उसका मैक्सिमम गुण कहलाता है। इसमें भी वही बात है, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है ना? तो इसमें भी गोल्ड पहले ही आएगा। मैं अभी अपन देखते हैं, इसको भी अपन वैसे ही शॉर्ट उसमें लिखेंगे। लेकिन वही फिर मैं इस बात को वापस से दोहरा देता हूँ कि इसका जो गोल्ड का जो 500 ml का 500 ग्राम का जो टुकड़ा होता है, उससे हम 1 मील लंबा तार बना सकते हैं, सोचो आप, ठीक है? तो इसलिए इसमें भी गोल्ड ही आगे है क्वेश्चन के हिसाब से, कि जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल है ना, तो वो गोल्ड है। फिर वही बात करता हूँ, किताबों में फिर से प्लेटिनम दिया हुआ है, पर हर किताब में नहीं। आप पुरानी किताबें उठाओगे तो उनमें नहीं है ऐसा। नई-नई की जो किताबें आ रही हैं, इनमें सब में चेंज करके दिया हुआ है, जो कि सही नहीं है, ठीक है? गैसा के डक्टिलिटी में, जैसे मेलेबिलिटी में अपना एक क्रम था गैसाकिटी प्लेजिन, वैसे ही डक्टिलिटी में हमारा जो क्रम है वो है जिप्सी, कैन, जेंटिल। इसमें गोल्ड के बाद प्लेटिनम आता है, ठीक है ना? तो अपन चलते हैं वापस पहले से। पहला है जी, इससे हम बनेंगे फिर से गोल्ड। दूसरा पी, ये वर्ड बनाने के लिए लिया है, ठीक है? तो ये हो जाएगा प्लेटिनम। तीसरे पे आएगा आपका सिल्वर, इसको भी छोड़ रहे हैं अपन, ठीक है? यहाँ से उठाएंगे। चौथे पे आएगा आपका कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। यहाँ लिखता हूँ आगे, ये एन से हमारा बनेगा निकल, निकल, ठीक है? फिर से जेड, पिछली बार देखा होगा आपने, जिंक। ये ई हमने फिर से क्या किया है, वर्ड बनाने के लिए लिया है। एन भी हमारा इसमें यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट टी पे जाएंगे हम, क्योंकि एन से निकल बनता है, निकल हमने ले चुके हैं। टी आएगा यहाँ पर, टिन, और लास्ट में आएगा इसमें लीड, ठीक है ना? इसमें आयरन का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है? आयरन के भी तार बनाते हैं, वो सबसे लास्ट में है, लेकिन वह है आयरन की तारें क्या होती है, एक समय के बाद में टूट जाती है, तो इसलिए आयरन को शामिल नहीं किया है इसमें। तो जो ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ ही होते हैं हमेशा। तो ये क्रम है, उसका क्रम बताने का तरीका है जिप्सी, कैन, जेंटिल। क्वेश्चन दोनों की मेलेबिलिटी हो चाहे डक्टिलिटी हो, आपको 3-4, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 वर्ड देते हैं और इसमें सही क्रमों में जमाओ। और ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल जहाँ होते हैं ना, उनको उन एरियो में या उन जगहों पर, साउथ साइड में आप जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे आपको। नॉर्थ जोन में आपको कुछ कुछ जगहों पे इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह में आप जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। बेसिकली बात यहाँ है कि जैसे आपको जो क्रम दिया है, उस क्रम के हिसाब से वो क्या करेंगे, 3 या 4 मेटल रख देंगे और इनको मेलिएबल के क्रम में जमाओ या डक्टाइल के क्रम में जमाओ। तो वो क्वेश्चन इस तरह के आते हैं और उसी के हिसाब से ऑप्शन होते हैं, है ना, कि 4 दे दिए, फिर 1 2 3 4 3 2 1, है ना, इस तरह के क्रम बिगाड़ के, क्रम बना के ऐसे करके वो लिख देते हैं ABCD में,
उसमें से सही को चुनना होता है। हमें मालूम होगा तो हम कर पाएँगे। तो इसी का तरीका है सबसे, है ना, शॉर्ट तरीका है। कल हमने देखा था एस्सी रिप केस जेंटिल जो कठोरता के लिए था, मेलिबिलिटी का क्रम गेसा केटी प्लेजिंग, डक्टिलिटी का क्रम जिप्सिकेन जेंटिल, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक था। अभी इसके बाद में और बचे हैं गुण जो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। तो आज के लिए इसको यहीं रोकते हैं। आपको समय देते हैं कि आप कम से कम इसको अच्छे से कर लो, याद कर लो। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। कोई चीज़ कन्फ्यूज़न पैदा कर रही है तो आप ज़रूर पूछिए उसके बारे में, ठीक है? तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।